Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं ये हैमिल्टन्स प्रिंसिपल होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी डायनेमिकल सिस्टम होता है, मतलब जो मोशन करता है, इस पर जो है न्यूटन ने भी अपने लॉ दिए हैं, लैग्रांज ने भी अपना जो है कुछ इक्वेशन दे दिया है। अब उनके बाद जो है इन्हीं के इक्वेशन और लॉ को सोचकर हैमिल्टन ने भी क्या किया, अपना जो है एक प्रिंसिपल दिया जिसको हैमिल्टन का प्रिंसिपल कहते हैं। वो है क्या, देखते हैं। हैमिल्टन ने सोचा यदि कोई पार्टिकल जो है किसी वन डायमेंशनल केस में मोशन करता है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो उसके लिए जो है एक डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही यदि 3 डायमेंशन में भी वो मोशन करेगा तो उसका मोशन का इक्वेशन जो है हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यदि वो n डायमेंशन में मूव करेगा, जब कोई पार्टिकल जो है n डायमेंशन में मूव करेगा तो उसका जो स्टेट होगा वो कैसा होगा, ठीक है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में जब कोई पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर, ठीक है, उसका जो स्टेट होता है या फिर उसके द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाता है, ठीक है, वो कैसा होगा, इसके लिए जो है हैमिल्टन ने अपना प्रिंसिपल दिया। तो चलिए इस पर विचार करते हैं। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल इज़ वन ऑफ द वेरिएशनल प्रिंसिपल इन मैकेनिक्स। All the laws of mechanics can be derived by using the Hamilton's principle. This principle helps us to distinguish the actual path from the neighboring paths. हैमिल्टन का प्रिंसिपल जो होता है वेरिएशनल प्रिंसिपल पर आधारित है, मतलब ये वेरिएशनल प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हैमिल्टन का प्रिंसिपल हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव केस के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, मतलब यहाँ पर जो है सिस्टम जो पाथ फॉलो करेगा उस पर जो है यहाँ पर मतलब सिस्टम पर जो फोर्स अप्लाई होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर, वहाँ पर क्या होगा, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। मतलब वो जो है फोर्स क्या होगा, पाथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो उस पूरे पॉइंट मतलब उस पूरे पाथ के हर एक पॉइंट पर उसका जो है क्या है, फोर्स जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स हमें पॉइंट पर डिपेंड पाथ पर डिपेंड नहीं करता, एक पॉइंट पर डिपेंड करता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट पर। वैसे ही तो चलिए देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, इधर हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। The motion of a dynamical system between 2 points at time intervals t1 to t2 is such that the line integral I equal to integral t1 to t2 capital T plus w dt is extremum for the actual path followed by the system। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कहा क्या गया है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसी कन्फिग्रेशन स्पेस में, कन्फिग्रेशन स्पेस मतलब n डायमेंशनल स्पेस, इसको हम पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, n डायमेंशनल स्पेस को। तो यदि कोई डायनेमिकल सिस्टम जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो है मोशन करता है, ठीक है, तो वो जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बहुत से पाथ द्वारा जो है मोशन कर सकता है, मतलब इन्फिनिटी पाथ यहाँ पर हो सकते हैं। तो क्या कहा गया है कि यदि लाइन इंटीग्रल मैं ड्रॉ करूँ ये वाला, ठीक है, टाइम इंटरवल t1 से, ठीक है, t1 से t2 के बीच यहाँ पर लाइन इंटीग्रल मैं ड्रॉ करूँ, ये जो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसके द्वारा जो किया गया वर्क डन है उसका क्या होगा, इंटीग्रल होगा। ये क्या है, ये जो है एक फंक्शन है i, जो क्या बताता है कि यहाँ पर जो सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, मूव करता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर उसका जो टोटल मतलब इसके लिए क्या होगा, एक इक्वेशन होगा, ठीक है। ये कर्व है, ठीक है, ये सब क्या है, यहाँ पर कर्व बनेगा तो उसके लिए एक इक्वेशन होगा।
उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो जो है एक फंक्शन होगा, मतलब हर एक पॉइंट पर क्या होगा, वो अलग अलग होगा। ये वाला मतलब ये एक फंक्शन है किसका, काइनेटिक एनर्जी और जो किया गया वर्क डन है उसके सम का, वो क्या है, एक्सट्रीमम होगा। एक्सट्रीमम कहने का मतलब है मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है, किसके लिए, एक्चुअल पाथ के लिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जब कोई सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो उसका जो लाइन इंटीग्रल होता है, ठीक है, उसके द्वारा किए गए पाथ का जो लाइन इंटीग्रल होता है, ये क्या बता रहा है, उसके फंक्शन का, मतलब यहाँ पर कुछ इक्वेशन बनेगा, ठीक है, वो इक्वेशन किसका किसका फंक्शन है, ये जो है ये बता रहा है लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर देखेंगे, वेयर टी इज द काइनेटिक एनर्जी एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द पार्टिकल, इट इज इक्विवेलेंट टू शो दैट डेल्टा वेरिएशन इन द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इज ज़ीरो। अब ये एक्सट्रीमम है, ये क्या कह रहा है कि यदि अब इसका मैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करूँगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं, dy/dx इक्वल टू 0 रखकर हमने निकाला था। तो यहाँ पर y ही क्या है, इस पाथ का फंक्शन है, लेकिन पूरे t1 से t2 के लिए जो फंक्शन का लाइन इंटीग्रल है वो ये है, ठीक है। और फंक्शन यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन का जो है सम है। मतलब सिस्टम जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसके लिए इक्वेशन y है, y इक्वल टू एफ एक्स है, कोई भी फंक्शन, तो उसका पूरे का लाइन इंटीग्रल उस फंक्शन का क्या हो रहा है, ये हो रहा है, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है और किया गया वर्क डन है उसका लाइन इंटीग्रल एक्सट्रीमम होगा एक्चुअल पाथ के लिए। एक्सट्रीमम होगा मतलब मैक्सिमम या मिनिमम होगा। मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम जानते हैं dy/dx इक्वल टू 0 होता है, मतलब फंक्शन का जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। तो ये 0 जो है किसके लिए आएगा, यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल में जो वेरिएशन होगा वो 0 केवल जो है एक्चुअल पाथ के लिए होगा। एक्चुअल पाथ मतलब जिसको हम शॉर्टेस्ट रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना जो है ईजी हो, ठीक है, एक्चुअल पाथ के लिए। तो ये जो है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए है। यहाँ पर जो क्या करता है, पाथ पर डिपेंड करता है, मतलब किए गए वर्क डन यहाँ पर उस पर और काइनेटिक एनर्जी पर जो है ये डिपेंड करेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है, इसको आपको बस इमेजिन करना पड़ेगा कि एक जो है n डायमेंशनल स्पेस में, कन्फिग्रेशन स्पेस में एक सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो है मूव करता है, तो उसका यदि इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स है, कर्व बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसका यदि लाइन इंटीग्रल लिया जाए, मतलब y इक्वल टू यहाँ पर क्या है, इसके पूरे t1 से t2 के लिए है ये y इक्वल टू एफ एक्स, कहीं से भी कहीं तक के लिए हो सकता है, ठीक है, छोटे पाथ भी तय कर सकता है, लेकिन t1 से t2 पर उसको यहाँ से यहाँ पर पहुँचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये I ही जो है क्या है, y का जो है लाइन इंटीग्रल है फंक्शन, जो क्या बताता है कि नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो उसका काइनेटिक एनर्जी और किए गए वर्क डन का जो इंटीग्रल है, ठीक है, पूरे जो है क्या है, एक पाथ के लिए पूरे, ठीक है। तो उसके लिए एक्सट्रीमम होगा। एक्सट्रीमम कहने का मतलब है कि या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, मतलब dy/dx इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पिछला लेक्चर जो है देखिए, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक। उसमें क्या है, वेरिएशनल प्रिंसिपल या कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है वो, ठीक है। तो ऐसे हम डेल्टा वेरिएशन एक पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल अलग एक होगा, मतलब हर एक पाथ के लिए हम लाइन इंटीग्रल ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक पाथ के लिए इसमें जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ पर पहुँचने पर जो इसमें डेल्टा वेरिएशन होगा, ठीक है, dy/dx जब पहुँचेगा इसमें जो उतार चढ़ाव आएगा dy/dx से dy/dx, वो जो है एक पाथ के लिए 0 होगा, ठीक है, और वही क्या होगा, एक्चुअल पाथ होगा। ये जो है क्या बताता है, हैमिल्टन प्रिंसिपल बताता है। ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए है। तो चलिए देखते हैं आप कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होता है। Hamilton's principle for conservative system states that
The motion of a dynamical system between 2 points at time intervals t1 and t2 is such that the line integral I is equal to integral t1 to t2 L dt is extremum for actual path followed by the system। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये भी सेम कह रहा है, ठीक है। यहाँ L क्या है, लैग्रांजियन है। यदि किसी कन्फिग्रेशन, ठीक है, स्पेस में, यहाँ पर ये n डायमेंशनल स्पेस है, यदि इस पर कंस्ट्रेंट हो तो मैं उसको n-k डायमेंशनल स्पेस लिख सकता हूँ, जहाँ पर कि क्या होगा, कंस्ट्रेंट हो जाएगा, ठीक है, जो उसके मोशन पर कुछ लिमिट लगा देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि कोई सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, ठीक है, t1 से t2 टाइम इंटरवल के बीच, मतलब q पर ये टाइम इंटरवल t2 ही रहेगा और p पर जो है टाइम इंटरवल t1 ही रहेगा, ठीक है। मतलब पार्टिकल जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही, बीच में रुकेगा नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जब मोशन करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो इसका जो लैग्रांजियन का जो टाइम इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमम होता है एक्चुअल पाथ के लिए। मतलब लैग्रांजियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो है डिफरेंस होता है। तो उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने पर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सट्रीमम होगा बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आई बाई जो डी क्या बोलूँ, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। अब ये अल्फ़ा क्या है, ये हम वेरिएशन को बताता है, ठीक है। अल्फ़ा क्या बताएगा कि यहाँ से जो है अदर पाथ जो है इससे, मतलब ट्रू पाथ से कितना जो है डिस्टेंस पर है या कितना डेविएशन पर है, कितना झुकाव पर है, ये बताता है अल्फ़ा। तो इसके लिए 0 होगा। या तो यदि छोटे फंक्शन की बात करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और यही y का यदि मैं क्या करूँ, इंटीग्रल कर दूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है, तो ये i हो जाता है, ठीक है। मतलब i क्या है, फंक्शन है एक, ठीक है, जो एक्सट्रीमम होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है, कब, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर भी बोला गया है, ठीक है, where L is Lagrangian, it is equivalent to say that delta variation in the actual path followed by the system is 0। यहाँ पर यदि डेल्टा वेरिएशन लो, डेल्टा वेरिएशन कहने का मतलब यही है, डी बाई डी अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू 0। मतलब 0 किसके लिए होगा, एक्चुअल पाथ के लिए होगा, ठीक है। मतलब जो भी वेरिएशन होगा उसका डिफ्रेंसिएशन होगा वो एक्चुअल पाथ के लिए क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये जो है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए बताता है यहाँ पर, जहाँ पर L क्या है, लैग्रांजियन है, जिसका वैल्यू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो है क्या होता है, डिफरेंस होता है ये, ठीक। तो ये होता है हैमिल्टन का कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो फोर्स जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, बस पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब पॉइंट पर डिपेंड करता है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो चलिए अब हैमिल्टन प्रिंसिपल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक और टर्म देखते हैं जिसको एक्शन कहते हैं। वो है क्या, एक्शन इन मैकेनिक्स। लेट L इक्वल टू, L क्या होता है, लैग्रांजियन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का जो है फंक्शन होता है। लेट L बी द लैग्रांजियन फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम, देन द इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रल t1 टू t2 L dt इज कॉल्ड द एक्शन ऑफ द सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है। तो यही था हैमिल्टन का प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। अब इसका जो है डिडक्शन, लैग्रांज का जो है इक्वेशन हम फाइंड करते हैं, या फिर हैमिल्टन का जो इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, कि एक्सेलरेशन का, वो जब मोशन करता है तो उसमें कैसा एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे होता है, उसके लिए हम उसके मोशन का हम इक्वेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।